आप सबका स्वागत है बैंक सतुरु चैनल पर। एग्जाम के रिलेवेंट पढ़ो, इनरिलेवेंट नहीं, इसी मोटिव से आज का वीडियो चालू करते हैं। आज के वीडियो में जो रहने वाला ये वीकली करंट अफेयर्स रहने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ मे का। इसमें जो करंट अफेयर्स का कंपैरिजन मिलने वाला है 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक सारा का सारा एक साथ अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको यहीं पर सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम पहले अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला अपॉइंटमेंट आ रहा है ज्ञानेश्वर कुमार। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे चीज़ों को याद भी रखने के लिए। ठीक है, तो याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स भी आपको दूंगा, तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है। तो पहला तो आ रहा है कि ज्ञानेश्वर कुमार को जो है डायरेक्टर जनरल और फिर CEO बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, और ये रिप्लेस करेंगे डॉक्टर अजय भूषण पांडे जी को। अब पांडे जी के बारे में बात करें तो अभी एडिशनल चार्ज अभी अप्रैल 2025 में ही ले रहे थे। इसका मतलब क्या है कि अप्रैल 2025 में जो है कोई ना कोई रिमूव हुआ होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो रिमूव होने के बाद जो है अजय भूषण पांडे को जो है एज एडिशनल चार्ज दिया गया था। कौन रिमूव हुआ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए, उसको छोड़ सकते हो। तो इसके बारे में पूरा का पूरा न्यूज़ पढ़ते क्या है कि जो ज्ञानेश्वर कुमार सिंह हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल एंड CEO ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये एक तरह का थिंक टैंक है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। किस तरह का थिंक टैंक है? जैसे कि मानते हैं IAS बनने के लिए ट्रेनिंग होती है लबासा में। ठीक है, तो वैसी कॉर्पोरेट के लिए जो है ट्रेनिंग होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत। अगर कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में बात करें तो ये ट्रेनिंग देती है, जैसे कंपनीज लॉ हो गया। ठीक है, कंपनीज लॉ में ट्रेनिंग देती है। उसके बाद कॉर्पोरेट्स के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस रहती है जिसको फॉलो करनी पड़ती है, तो उसके ऊपर ट्रेनिंग देती है। तो इसका काम रहता है मोस्टली ट्रेनिंग देने का। टोटल इसका काम रहता है कॉर्पोरेट या तो कंपनीज जो रहते हैं, कंपनी में जब जाना रहता है तो उससे पहले जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है एज अ थिंक टैंक है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। और इनके बारे में बैकग्राउंड के बारे में पढ़े तो ज्ञानेश्वर कुमार जो है इससे पहले इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंशियल सर्विस संभाल रहे थे, और इनका जो है ये सेकंड टर्नओवर है। इससे पहले भी ये सर्व कर रहे थे 2017 से लेकर 2018 तक, और अब जो है ये सेकंड बार अपॉइंट किए गए हैं एज अ DG एंड CEO ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, अब क्या ट्रिक है इसको याद रखने का? अब देखो ये क्या है, एक तरह का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वही चला सकता है जिसका ऑलरेडी ज्ञान है। अब किसी पर्सन के पास ज्ञान ही ना हो, वो अगर ज्ञानी ही ना हो तो कैसे दूसरे को सिखा सकता है? तो इसी वजह से जो ज्ञानेश्वर के कुमार के पास ज्ञान होने की वजह से इनको जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है राकेश वर्मा जी। तो राकेश वर्मा जी को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट का। किसके लिए? इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट का जो है डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ठीक है, और इनके बारे में बात करें तो इनके पास अभी एडिशनल सेक्रेटरी का काम कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स और फिर रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन के लिए। ठीक है, तो गंगा का जो रिन्यूवेशन है उसके लिए जो है ये काम कर रहे थे। ठीक है, तो अब इनको अपॉइंट किया गया है एज ए DG के तौर पे। तो इनको कैसे याद रखना है? अब देखो राकेश वर्मा, अब राकेश से आपको याद रखना है रक्षा। अब रक्षा कौन कर सकता है? रक्षा कर सकता है इलेक्शन कमीशन ही। हमारे इंडिया में जो भी इलेक्शंस होती है वो अच्छे से कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है, जिसकी वजह से हम रक्षा फील करते हैं। तो इसे आपको याद रखना है रक्षा। राकेश वर्मा को जो है इलेक्शन मैनेजमेंट के तौर पे अपॉइंट किया गया है, जो इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट है, यहाँ पे एज ए DG बनाया गया। इससे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आशीष गोयल को जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मीडिया वाला डिपार्टमेंट है वहाँ पे DG बनाया गया। ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है संजय खाना जी को एडिशनल चार्ज बनाया गया है एज अ CMD के तौर पे, मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ये रिप्लेस करेंगे G कृष्णा कुमार जी को। ठीक है, तो इनके ऊपर तो पहले इनका नाम G है, तो G कृष्णा कुमार को जो है ये रिप्लेस करने वाला है। इसको कैसे याद रखना है? देखो संजय खाना से आपको याद रखना है याद रख सकते हो खाना से आप खान सर याद रख सकते हो या तो। ठीक है, तो खान सर याद रख लो, खान सर याद रख लो। और खान सर जो है हमारे इंडिया को बहुत अच्छे से जो भी चीज़ें होती है वो एक्सप्लेन करते हैं, इंडिया के बारे में
बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो इंडिया से आपको भारत याद रखना है, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऐसे करके इसको याद रखना। कैसे याद रखना है? खाना से आपको खान सर याद रखना है। खान सर जो है भारत के अच्छे टीचर हैं जो कि चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। भारत के अच्छे टीचर है, तो भारत से आपको भारत पेट्रोलियम लिमिटेड याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है आलोक जोशी। तो आलोक जोशी जो है अभी के टाइम पे इनको चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। इससे पहले ये रॉ में जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो है फॉर्मर चीफ के तौर पे काम कर चुके हैं। अब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है, इसका काम होता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको चेयर करते हैं खुद PM ऑफ इंडिया। मतलब अभी PM मोदी है, तो PM ऑफ इंडिया जो है इसको चेयर करता है। तो इनका काम होता है, इस जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का काम होता है एडवाइस करना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को कि कैसे जो है हमें सिक्योरिटी कैसे बढ़ानी है इंडिया में, कहाँ पे हमें काम करना है, कहाँ पे हमें सामान खरीदना है, कौन सा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना है। तो ये सब चीज़ें जो है ये एज ए एडवाइजरी की तरह काम करता है, एडवाइस करता है। बाकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उनके ऊपर होता है कि एडवाइस मानना है कि नहीं, ठीक है। तो अभी पता हो कि अभी पहलगाम में जो अटैक चल रहा है, तो उसको देखते हुए भी ऑलरेडी वैसे भी इनका रिटायरमेंट हो गया था जो इससे पहले थे, और इसको देखते हुए अभी एक तरह से इसको रिवैम्प भी किया गया, ठीक है। किस तरह से रिवैम्प किया गया? इसमें 8 मेंबर की कमेटी जो है रिवैम्प किया गया है, जिसके अंतर्गत डिफरेंट फील्ड्स है, जैसे कि पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, वहाँ से जो है उठाए जाते हैं पर्सन, और उसमें से उठाए जाते पर्सन, और वो सबको मिला के जो है 7 मेंबर की कमेटी बनाई है जो कि एडवाइस करने का काम करेगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। अब इसको कैसे याद रखना है? आलोक जोशी को कैसे याद रखना है उसको समझते हैं। आलोक जोशी जो है जोश में आ गए कि मेरे को जो है वो चेयरमैन बना दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का, ठीक है। जोश में क्यों आ गया? क्योंकि ऑलरेडी ये रॉ के जो थे वो चीफ थे, और अब बोलते हैं कि हाँ अब तो मेरा काम ख़त्म हो गया, ठीक है, मैं रिटायरमेंट पे टाइम आ गया, लेकिन तब भी मैं इतना बूढ़ा होके भी जो है वापस से मेरे को अपॉइंट किया गया, जिसकी वजह से ये क्या है, जोश में है। आलोक जोशी जो है जोश में है कि इनको वापस से रिटायरमेंट की एज में भी जो है उनको एज ए एडवाइजरी बोर्ड में सेलेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है तनुज भाटिया। तनुज भाटिया के बारे में बात करें तो इनको सिलेक्ट किया गया एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अहोम स्पेस का। तो ये एक US बेस्ड कंपनी है जो कि टेक्सास बेस्ड है, और ये रिप्लेस करेंगे जिराफ को, इसके नाम है काम जिराफ, तो इसके रिप्लेस करेंगे, जैसे याद रख सकते हो। और तेजपाल भाटिया के बारे में बात करें, तेजपाल भाटिया का नाम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम ही थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, तेज है, तेज ठीक है, लेकिन पॉल नाम रखा है, पाल नहीं सॉरी पॉल। तो पॉल से याद रखना है कि पॉल थोड़ा एक सब फॉरेन नाम लग रहा है, तो इससे आपको USA याद रखना है, और USA की एक स्पेस एजेंसी, इसको थोड़ा बना के देख लेना, ऐसा कुछ बना नहीं है सही अच्छा सा, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। सब कुछ बना है, इसको रट्टा लगा लो, बन पाता है तो ठीक है, कुछ मैं आपको बता दूंगा बाद में, बट अभी के टाइम पे कुछ नहीं बन पा रहा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है गुंजन सोनी। गुंजन सोनी जो है एज अ वाइस प्रेसिडेंट के काम करते स्टार इंडिया में, और इनको जो है कंट्री का जो है MD बना दिया गया यूट्यूब इंडिया का। तो यूट्यूब के बारे में बात करें तो US बेस्ड कंपनी है, पता होगा आपको, US बेस्ड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। और अब इंडिया में जो है, अब यूट्यूब तो हर कोई यूज़ कर रहा होता है, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, तो इसमें जो इंडिया है, यूट्यूब इंडिया है, इसका जो है MD बनाया है गुंजन सोनी को। इन्होंने रिप्लेस किया है ईशान चतुर्वेदी को, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और हाँ, ईशान चतुर्वेदी की बात करें तो इनको अभी जियो सिनेमा में चीफ रेवेन्यू ऑफिसर की तरह अपॉइंट किया, ये भी आपको ध्यान देनी है। अगर इसके बारे में बात करें, गुंजन सोनी का नाम आपको कैसे याद है? आप ऐसे याद रखो कि हमने कभी गाना सुना था, गाना सुना था सोनी रे सोनी करके, कौन सा एक गाना होता है, चलो ऐसे याद मत रखो, ऐसे याद रखो कि सोनी से याद रखना है कि सोनी में आपने तारक मेहता का जो सीरीज़ है उसमें अपने जेठालाल और अय्यर को लड़ते हुए देखा है, ऐसे याद रख लो। सोनी में तारक मेहता सोनी में जो जेठालाल है और अय्यर है, ये दोनों को लड़ते हुए आपने देखा है यूट्यूब पे, ऐसे आपको याद रख लेना है, इससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सोनी में क्या है, जेठालाल और अय्यर लड़ रहे थे, आपने देखी, और ये चीज़ कहाँ पे देखी, सोनी में, सोनी का जो चैनल है ये चीज़ आपने देखी, और ये चीज़ आपने यूट्यूब पे देखी। तो इससे आपको याद रखना है गुंजन सोनी जो है MD बनी है यूट्यूब इंडिया की। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है अमितेश कुमार सिन्हा को जो है CEO बनाया है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के।
इसको कैसे याद है, सिन्हा से सेमी कंडक्टर ऐसे करके याद रखना। इन्हें ये जो है रिप्लेस करेंगे सुषपाल को, और ये अभी जो सेकेंड रोल आउट होने वाला है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का, उसके लिए फेज़ 2 के लिए जो है इनको अपॉइंट किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ से बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो रमेश्वरन अय्यर जो कि एक तरह के अभी के टाइम पे ईडी की तरह काम कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक में, ईडी की तरह काम कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक में, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह काम कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक में। और अभी इनको इंटरमीडिएट ईडी बनाया गया है फॉर इंडिया एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, मतलब इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट बोल देगा मैंने, इंटरिम मतलब क्या होता है, टेम्परेरी टाइम के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। और बाद में इनका देखा जाएगा कि इनको बनाना है कि नहीं। मोस्टली तो टेम्परेरी टाइम के लिए बनाया जाएगा, कुछ 1-2 महीने के लिए, जब तक नया कोई अपॉइंट नहीं हो जाता। ये रिप्लेस कर किसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये रिप्लेस करेंगे के.वी. सुब्रमण्यम को। के.वी. सुब्रमण्यम की बात करें तो 17 चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 2018 से लेकर 2021 तक, जिसके से इनको यंगेस्ट एवर का टाइटल भी मिला था। इनका बात करें तो इनका टर्नओवर जो था वो 22 नवंबर से लेके 30 अप्रैल 2025 तक रहना था, लेकिन इनका टर्नओवर पहले ही ख़त्म हो गया, मतलब नवंबर 2024 में इनका टर्नओवर हो गया ख़त्म, 6 महीने पहले टर्नओवर ख़त्म कर दिया था। और अब अपॉइंटमेंट की बारी आई, तो अभी जो परमेश्वरन अय्यर है इनको अपॉइंट किया गया है बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है बाय द पीएम मोदी, मतलब पीएम मोदी इसको चेयर करता है, कैबिनेट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा अपॉइंट किया गया, इस सबको ध्यान देनी है, ठीक है। तो जो ये ईडी बनाए गए हैं आईएमएफ के, इसका काम रहने वाला इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान को जो है नज़र रखने में, ठीक है। तो इसके लिए जो है ईडी बनाया जाता है आईएमएफ इंडिया का। अब इसको कैसे याद रखना है, देखो ईडी का काम क्या होता है, ईडी का काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग या तो जो फीमा एक्ट है उसको देखने का, ठीक है। इस मनी लॉन्ड्रिंग और फीमा एक्ट को देखने का काम होता है। तो कितना बड़ा काम है ना, कितना बड़ा काम है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को देख रहे हो, फीमा एक्ट को देख रहे हो, मतलब करप्शन को देख रहे हो। तो इसी के लिए जो है एक बड़ा नाम भी होना चाहिए, कि एक बड़ा नाम हो जो कि ये बड़े बड़े काम कर रहा है। तो अब देखो कितना बड़ा नाम है, रमेश्वरन अय्यर जो है बहुत बड़ा नाम है, कि बहुत बड़ा नाम है, ऐसा रख सकते हो, या तो आप रख सकते हो कि रामेश्वरन, कि हम जो है अच्छा काम करेंगे, इनके नाम से पता लग रहा है, तो इसी के लिए जो है इनको ईडी बनाया है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। या तो आप जो जेठालाल या तो तारक मेहता जो अय्यर होता है, अय्यर का भी जो है रेफरेंस लेके भी इसको चीज़ याद रख सकते हो, ठीक है। तो अय्यर याद रख लो, अय्यर है, अब वो साइंटिस्ट की जगह क्या बन गए, ईडी बन गए, वैसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 3 तरह के अपॉइंटमेंट है, जो कि पहला अपॉइंटमेंट को मिलेगा एयर मार्शल तिवारी। तो एयर मार्शल जो तिवारी हैं इनको 49 चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है, 49 वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है। प्रीवियसली ये इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की तरह काम कर रहे थे साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में। नेक्स्ट जो है आपको मिलेगा ये एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, जो कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के जो है चीफ बनाए गए हैं। इन्होंने जॉनसन मैथ्यू को जो है रिप्लेस किया, ठीक है। और इनके बारे में बात करें तो ये प्रयागराज में जो है सेंट्रल एयर कमांड संभाल रहे थे। ये 2 तरह के अपॉइंटमेंट जो है आपको एयरफोर्स की तरफ से मिलेंगे, और बाकी जो है एयरफोर्स की जो पर्सन है उनकी तरफ से मिलेंगे। और लास्ट वाला जो है आपको लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, जो कि इंडियन आर्मी से आते हैं, इनकी तरफ से मिलने वाला है, जो इनको एज अ जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ बनाया गया इंडियन आर्मी के नॉर्थन कमांड का, ठीक है। तो 3 तरह के अपॉइंटमेंट है, जो भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, पर इतना भी नहीं है, एग्जाम के लिए जो रिलेवेंट है आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। बाकी पढ़ना बट ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट राउंड में तो ये एक तरह का इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो का बनाया गया है, जो कि एक तरह से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो है एक तरह से एक छोटी सी एक आइलैंड है। कमला जी को बनाया गया, ऐसे याद रख लो। कमला जी जो है इंडियन ओरिजिन है, लेकिन ये एज अ लॉयर और पॉलिटिशियन की तरह काम करती है, वेटरन पॉलिटिशियन की तरह काम करती है। कहाँ पे, ये स्टेट, ये तो ये कंट्री में, ठीक है। तो इन्होंने रिचार्ड को जो है रिप्लेस किया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट ज़्यादा ध्यान मत देना, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट कम तरह तो ये पूछा जाता है, तो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, बट इतना भी ध्यान मत दो। मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है अपॉइंटमेंट बैंकिंग
फिर थोड़ा बहुत नेशनल जो थोड़ा बहुत रहता है, जैसे ज्ञानेश्वर सर को बनाया गया, या तो क्या था, परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया। तो अय्यर जो बनाए गए हैं इनको टेम्परेरी टाइम के लिए बनाया गया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने जाना कम चांस होता है। जब परमानेंट जब बनाए जाएंगे वो आपको ज़्यादा याद रखते हुए जाना है, ठीक है। और इंटरनेशनल के बारे में बात करूँ तो इंटरनेशनल बहुत कम चांस ही होते पूछे जाए। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है मार्क कर्नी। तो मार्क कर्नी को जो है 24th PM ऑफ कनाडा बनाया गया है, और ये रिप्लेस कर रहे हैं जो कंजर्वेटिव पार्टी के ये पर्सन थे इनको। नेक्स्ट जो है एंट्रीनो जो लेबर पार्टी से आता है, ये PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनाया गया है, ठीक है। तो ये PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनाया है, और इनको जो है रीअपॉइंट किया गया, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। और नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट आपको मिलेगा बिन बब्रिक करके कोई है, जो कि PM ऑफ यमन बनाया गया है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी मैं आपको बताता था कि पढ़ने की इतना कोई इंपॉर्टेंट रहता नहीं, आप इसको छोड़ के चल सकते हो। नेक्स्ट इंडेक्स एंड रैंकिंग के बारे में बात करें तो इंडेक्स एंड रैंकिंग भी पढ़ लेते हैं। इस वाले वीडियो में हम इंडेक्स एंड रैंकिंग, फिर बाकी डिफेंस के जो भी न्यूज़ है, साइंस एंड टेक सबको खत्म करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा है नहीं कंटेंट कि उसको खत्म कर देता है। और बाकी हमने ऑलरेडी बैंकिंग नेशनल पढ़ लिया है, एक साइड से MU रह गया हुआ है, तो उसको मैं आपको दूसरे पार्ट में करवा दूंगा। MU और नेशनल के लॉन्चेस कुछ रह गए तो उसको मैं आपको दूसरे पार्ट में करा दूंगा। अभी के लिए आप जो इंडेक्स है इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स के बारे में बात करें तो सेकंड केयर एज स्टेट रैंकिंग लॉन्च किया गया है, और इसको रिलीज़ किया गया भाई केयर एज रेटिंग के द्वारा। और इसमें देखोगे तो महाराष्ट्र सबसे टॉप मारी है विथ 56.5 का स्कोर है इन लार्ज स्टेट, और स्मॉल स्टेट के बारे में बात करें तो गोवा सबसे ज़्यादा टॉप मारा है, ठीक है। तो ये जो केयर एज स्टेट रैंकिंग है, इसके अंतर्गत जो केयर रेटिंग एजेंसी है इसका देने का काम रहता है। तो टोटल ये 7 पिलर में जो है एवल्यूट किया जाता है स्टेट्स को, जैसे कि इकोनॉमिक, फिजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, सोशल गवर्नेंस एंड एनवायरनमेंट। तो इसके बेसिस पे जो सस्टेनेबली काम करता है वो स्टेट को रैंक किया जाता है। लास्ट स्टेट में ग्रुप ए में आता है, जो कि फर्स्ट नंबर पे आपको महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु मिलने वाला है। और सेकंड जो ग्रुप बी है उसमें आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट, हिली और स्मॉल स्टेट मिलने वाला है। इसमें गोवा, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और आसाम मिलने वाला है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो है महाराष्ट्र और गोवा ही है, बाकी भी चीज़ें आपको पढ़नी है, बट ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये दोनों मिलने वाला है। तो इसमें आप देखोगे तो डोमिनेट जो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है इसमें वेस्टर्न स्टेट्स जो है डोमिनेट कर रहा है, और साउथर्न स्टेट भी जो है डोमिनेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, और वेस्टर्न स्टेट जो है डोमिनेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हाई फिजिकल एंड इकोनॉमिक स्कोर में। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ रिपोर्ट है, हम इस रिपोर्ट को स्किप करते चलते हैं, सीधे डिफेंस में चलते हैं। स्किप क्यों करते हैं रिपोर्ट को, जो रिपोर्ट में पढ़ाने लायक कुछ नहीं होता, उसमें सीधे आपको पढ़ते हुए ही चलना है। नेक्स्ट डिफेंस के ऊपर सीधे पढ़ते हैं। तो डिफेंस में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज इंडियन नेवी और मालदीव की जो मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स है इसके बीच में हो रही थी। ये एक तरह का एक्सरसाइज है जो कि मालदीव में हो रहा था, और इसमें जो INS सरदा है इंडियन नेवी की तरफ से, ये मालदीव गई हुई थी, ठीक है। तो मालदीव गई थी, जिसकी वजह से इंडिया और मालदीव का पहला ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज हो पाया, ठीक है। तो डिजास्टर कैसे फाइट करना है इंडिया को मालदीव में, या इंडिया में अगर ऐसा कुछ हो गया तो उस केस में दोनों कैसे काम कर सकते हैं मिलके, तो उसी के लिए एक्सरसाइज की जाती है। नेक्स्ट चलता है, एक तरह का ट्रायल है जो कि स्ट्रेटोस्फेरिक एयर स्ट्रिप प्लेटफॉर्म जो है टेस्ट किया गया है बाय दी DRDO, और इसके बारे में बात करें तो इसको मध्य प्रदेश में टेस्ट किया गया। तो ये क्या है, ये एक तरह का बैलून है, जैसे आप देख सकते हो ये एक तरह का बलून है, और इसके बारे में बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर पे ये जाके मॉनिटर करने वाला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं अर्थ है, तो टोटल कितने लेयर होते हैं, एक होता है टॉपोस्फेयर, सेटोस्फेयर, फिर क्या रहता है, और थर्मोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ऐसे करके रहता है ना। तो इसमें जो सेटोस्फेयर है, टॉपोस्फेयर के ऊपर, क्लाउड के ऊपर जहाँ पे फ्लाइट उड़ती है, ठीक है, जहाँ पे हवाई जहाज उड़ती है, वहाँ पे ये बैलून जाके स्टेशनरी हो गया, यहाँ पे जाके रुक गया। कितना ऊपर गया था, ये गया था 17 किलोमीटर ऊपर अबव द अर्थ। टोटल जो है 62 मिनट तक एक ही जगह पे स्थिर था, एक ही जगह पे रुका हुआ था। इसका काम क्या था, इसका काम था इंटरनेट एंड मोबाइल सिग्नल, उसके साथ बॉर्डर सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग करने का, इसके साथ वेदर ट्रैकिंग ये सब करने का था। जैसे कि मैंने बताया ये एक तरह का ट्रायल बेसिस पे चल रहा था, तो ट्रायल बेसिस पे चल रहा था, तो अभी तो ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, पर बाद में इसका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो ये एज अ हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट की तरह भी बोला जाता है। सूडो मतलब एक तरह से नकली या तो डुप्लीकेट सैटेलाइट की तरह बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक और कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी कर चलना है कि इसको डेवलप किसने किया था। इसको टेस्टो DRDO ने किया है,
इसको डेवलप किया गया है बाय DRDO के जो एरियल डिलीवरी रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैब्लिशमेंट जो आगरा उत्तर प्रदेश में इसके द्वारा। तो ये भी आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं डिलीवरी की ओर बढ़ते हैं। एक तरह का मिसाइल डिलीवरी किया गया है इंडियन आर्मी को रशिया के द्वारा। कौन सा मिसाइल? ये मिसाइल आपको याद रखना, इग्ला S मिसाइल जो है लॉन्च किया गया है। ये आप देख सकते हो, ये एक मिसाइल है। और इस मिसाइल के बारे में बात करें तो ये लो फ्लाइंग जो एयरक्राफ्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं या UAV होते हैं, तो उसको जो है एम करता है। कितने किलोमीटर तक एम करता है? तो इसकी रेंज आपको मिलेगी 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकता है। और अगर मान लेते हैं ये लॉन्चर है, ठीक है, तो ये लॉन्चर है, तो 6 किलोमीटर तक जो है ये टोटल अटैक कर सकता है। और टोटल जो है हाइट आपको मिलेगी 3.5 किलोमीटर तक। अगर कोई भी फ्लाइट अगर 3.5 किलोमीटर तक उड़ रहा होगा तो उस हाइट पे ये अटैक कर सकता है ये मिसाइल, ठीक है। तो ये मिसाइल जो है अंडर आता है इन मैनमेड शोल्डर में लेते हुए फायर कर सकते हैं। तो शोल्डर फायर्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो देख सकते हो 6 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इसके लिए बोला जा रहा है। डेफिनेटली इसको डिलीवर तो रशिया ने किया है, लेकिन सामान को जो असेंबल करने का काम किया है वो अदानी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कि गुजरात अहमदाबाद बेस्ड है। इसको आपको देखते हुए चलना है, इसको आपको कवर करते हुए चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसको टोटल जो है इसके लिए खर्चा किया गया है बाय द गवर्नमेंट, वो किया गया है 260 करोड़ रुपये का। 260 करोड़ रुपये जो खर्च किए हैं, ये भी आपको ध्यान देना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक के बारे में बढ़े तो Amazon.com ने टोटल 24 सैटेलाइट लॉन्च किया प्रोजेक्ट कुपर के अंदर। तो ये सेम तरह का प्रोजेक्ट है जैसे कि एलोन मस्क का जो आपको पता होगा स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जो कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देने का काम करता है। तो ये भी प्रोजेक्ट कुपर भी जो है अमेजोन का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 27 सैटेलाइट जो है भेजे थे। इसका काम रहने वाला है कि इंटरनेट को जो है सैटेलाइट के थ्रू दिया जाए। नेक्स्ट 2 तरह के बुक्स हैं, उसको कवर कर लेते हैं। एक है रामार्जुना जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन। तो इस बुक को जो है अरुण सिंघाल और देवेंद्र कुमार शर्मा ये दोनों ने लिखा है, ठीक है। तो इस बुक की खास बात क्या है कि इस बुक की जो रामा अर्जुन है वो कैसे तमिलनाडु से जो है एक तरह से गूगल मैथमेटिशियन कैसे बने, वो इस बुक में लिखा है पूरा का पूरा। और इस बुक के बारे में बात करें तो इस बुक को जो है लॉन्च किया गया बाय नेशनल अचीवर ऑफ इंडिया और वाणी प्रोडक्शन ग्रुप ने। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। प्रकाशन ग्रुप है, वाणी प्रकाशन ग्रुप ने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट आपको मिलेगा दी अनडाइंग लाइट अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये महात्मा गांधी के ऊपर लिखा है पूरा का पूरा बुक। कैसे जो है महात्मा गांधी जब छोटे थे एज ऑफ 3 से जो है कैसे जो है इंडियन हिस्ट्री में इतने बड़े पॉलिटिशियन इतना अच्छा काम किया। और ये सब चीज़ें जो है गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा लिखा गया है। और गोपाल कृष्ण गांधी के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी के जो है ग्रैंडसन है, ठीक है। तो इन्होंने ये बुक लिखी है और इस बुक को जो पब्लिश किया गया है बाय पब्लिशर। कोई नहीं पूछता, पब्लिशर स्किप भी कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, कोई नहीं पूछता आजकल। पहले पूछते थे एग्जाम्स में, बट अभी एग्जाम में जो है पब्लिशर नहीं पूछा जाता, आप छोड़ सकते हो इसको। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के ऊपर पढ़ते हैं यार स्पोर्ट्स के ऊपर ना आपने ये न्यूज़ तो जरूर देखी होगी कि वैभव सूर्यवंशी जो कि सिर्फ 14 साल के हैं, ये यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर किया है। और ये अभी IPL में ये खेल रहे हैं और इन्होंने IPL में ये हिस्ट्री सेट कर दिया गया है, जिन्होंने सिर्फ 17 बॉल में जो है 50 रन बना लिए हैं, ठीक है। और ये मैच जो है राजस्थान और GT के बीच में हो रहा था। तो इसके अंतर्गत कुछ और चीज़ें भी ध्यान देनी, जैसे कि रियान पियाक जो थे वो 17 साल और 175 डेज़ में जो है इन्होंने रिकॉर्ड किया था 50 का। और इससे पहले जो संजू सैमसन थे उन्होंने 18 साल और 169 डेज़ में जो है 50 का जो है रिकॉर्ड क्रॉस किया था, यंगेस्ट बन गए थे उस समय। और अभी के टाइम पे जो यंगेस्ट है वो आपको मिलेंगे वैभव सूर्यवंशी। बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने और ये 50 मारे सिर्फ 17 बॉल पे। तो ये यंगेस्ट हाफ सेंचुरी के साथ ये यंगेस्ट 100 मारने वाले भी बन चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ 14 साल और 32 डेज़ में जो है 100 मार के जो है यंगेस्ट 100 मारने वाले IPL की हिस्ट्री में बन चुके हैं। इन्होंने जो मनीष पांडे 2009 का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। और इसके साथ ही जो है फास्टेस्ट IPL सेंचुरी बाय एन इंडियन भी ये बन गए हैं। सिर्फ 35 बॉल पे जो है इन्होंने 100 रन बनाए। और इन्होंने जो यूसुफ पठान का जो पिछला रिकॉर्ड था 37 बॉल पे जो है 100 रन बनाना 2010 का, उसको ब्रेक कर दिया गया। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट इंडियन है, बट सेकेंड जो है आपको
फास्टेस्ट जो सेंचुरी मारने वाले मिलने वाले हैं, क्योंकि क्रिस गेल ने सिर्फ 30 बॉल पे जो है 2013 में जो है 100 मार दिया था। तो इन्होंने टोटल 5 बॉल ज़्यादा लिए, और अगर 5 बॉल कम लेते तो डेफिनेटली क्रिस गेल के भी रिकॉर्ड तोड़ देते। बट क्रिस गेल के बारे में बताइए वो कितने खतरनाक प्लेयर थे, तो इन्होंने 30 बॉल पे जो है 100 रन बना दिया। इसके साथ ही इनको हाईएस्ट स्ट्राइक रेट का भी जो है किताब मिला, जिसके बारे में बात करें तो 265 का जो है इनका स्ट्राइक रेट के थ्रू जो है इन्होंने 100 रन बनाए हैं, 101 रन बनाए हैं 38 बॉल पर, ठीक है। और बात करें तो इन्होंने सिर्फ 7 रन लिए थे। सारा रन देखोगे तो टोटल 11 सिक्सेस मारे हैं, और टोटल 7 जो है सिर्फ 4 मारे हैं, ठीक है। और 94 रन जो है सिर्फ बाउंड्री से, सिर्फ 7 रन जो है इन्होंने भाग के लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट में बढ़ता है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स का न्यूज़ आ रहा है कि इंडिया रिटेन, क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट और फिर जो मिक्स मार्शल आर्ट है, ये दोनों अभी जो एशियन गेम 2026 का होने वाला है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। और ये डिसीजन अभी लिया गया था ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो कुवैत में है, और फिर जो जापान में ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है इनके द्वारा। तो इन्होंने फाइनल डिसाइड किया कि जो एशियन गेम है वो ये जो एशियन गेम है यहाँ पे क्रिकेट और फिर MMA जो फाइट रहता है इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब क्रिकेट के बारे में बात करें तो इसको 4 अप्रैल है। इससे पहले 2010, 2014, 2022 में अप्रैल हो गया था पहले ही। और ये जो क्रिकेट का फॉर्मेट होने वाला T20 फॉर्मेट होना, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। और ये अभी जो लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होने वाला है उससे अलाइन भी है, ठीक है। तो लॉस एंजलिस में 128 ईयर्स के बाद अब पहली बार लॉस एंजलिस जो ओलंपिक होने वाला है वहाँ पे क्रिकेट आने वाला है। और जो एशियन गेम है इसको ये जो चौथी बार आ रहा है, पहले 2010, 2014 और 2022 में ऑलरेडी आ चुका है। MMA फाइट के बारे में बात करें तो MMA फाइट जो है पहली बार जो है एशियन गेम में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देते हुए चलना है। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट वीकली करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक ऑफ मई का। इसके बारे में बात करें तो ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और बात करें वीडियो की, तो वीडियो का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट देखते सब्सक्राइब चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अभी ले में इधर रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।